कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जान लो श्रृंखला का ये आज भाग 3 है और पार्ट 3 में जान लो श्रृंखला के पार्ट 3 में हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रहा हूँ, चाहे पीईटी का टेस्ट हो या जीआईसी या यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी एक्सवाइजेड वन डे एग्जाम हो, उस स्थिति में ये आपको करंट अफेयर्स की जो मैं श्रृंखला दे रहा हूँ, यह श्रृंखला आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम जान लो पार्ट 3 के तहत कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें वह भी शामिल है जिसमें हमने आपसे कहा था कि ओलंपिक खेल का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, वो इस श्रृंखला में हमने डालने की कोशिश की है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक 2021 में हम आपको ये बताएंगे कि हमने ये बताया था कि टोक्यो ओलंपिक में हम जापान की स्थिति को देखें तो जापान की स्थिति हम आपको अभी दिखाते हैं कि जापान की स्थिति यह है, यहाँ पर है। और इसमें हमने आपको कहा था कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको पूरा इम्पोर्टेंट डाटा देंगे। तो इसमें पहले टोक्यो में इस टोक्यो श्रृंखला के अंतर्गत 33 गेम्स को शामिल किया गया है और इसमें जबकि 2016 में 28 गेम्स शामिल थे। अब आयोग पूछ सकता है कि नए कौन से 5 गेम इन्होंने शामिल किए हैं। नए 5 गेम शामिल हैं। नंबर 1 सफरिंग, नंबर 2 स्केट बोर्डिंग, नंबर 3 बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, 3rd नंबर पर बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, नंबर 4 पर कराटे, 4th नंबर पर कराटे और नंबर 5 पर रग्बी यूनियन। इनको 5 गेमों को तो शामिल किया है, लेकिन जो संदेह की स्थिति में कि इट मे बी और इट नॉट मे बी, उनको भी हमने सूचीबद्ध करने की कोशिश की है कि क्लाइंबिंग, गोल्फ और रोलर स्पोर्ट्स पर संदेह है कि यह शामिल किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर आयोजित होंगे। आगे के भविष्य के लिए ये खेल कहाँ पर होंगे, तो ये गेम पेरिस के फ्रांस में होंगे। और फ्रांस का मतलब आप इस लोकेशन को समझ जाइएगा कि अभी मैं आपको ग्लोब में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोरक्को और पुर्तगाल के ऊपर, स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर ये फ्रांस है। यहाँ पर फ्रांस की स्थिति बन रही है। मेरा ग्लोब में दिखाने का आशय यह है कि आप वर्ल्ड की जितने भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनके जरिए आपकी वर्ल्ड की मैपिंग में कम से कम इतना तो मालूम हो जाए कि स्थिति कहाँ पर
बन रही है। अब शुभंकर, शुभंकर कहो या मस्कट कहो, ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स जब हुए थे तो वहां से हुई थी। ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहां से हुई थी, और ओलंपिक खेलों में शुभंकर का चयन मेजबान देश द्वारा किया जाता है। जो उस गेम को आयोजित कराता है उसके द्वारा शुभंकर का चयन किया जाता है। ये आपकी ओलंपिक की यहाँ तक थीम थी जो मैंने देने की कोशिश की है। अब ओलंपिक से, ये गेम्स से और कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना वाइस चांसलर चुना है, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इट मीन्स ऐसा, कर्णम मल्लेश्वरी का तात्पर्य मेरा यह है कि ये सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला थी जो गेम्स में अपना कांस्य पदक जीत के लाई थी, और जो सिडनी में गेम्स हुए थे वहाँ से 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इनको कर्णम मल्लेश्वरी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर चयनित किया है। अब इसी आधार पर इससे पहले क्रिकेट के खिलाड़ी कपिल देव को हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर के रूप में चुना था। हिमा दास जो कि असम की हैं, असम में हिमा दास बिलोंग करती हैं असम को, इनको ड्रीम एक्सप्रेस गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ माह पूर्व इन्हें असम सरकार ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP चुना था। इसके बाद पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को भारत की डी लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, और वीजा की भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया जा रहा है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को चुना गया है। ये खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, इस सूचकांक में कुल मिलाकर 115 देश शामिल हैं, और इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 87वां है, जबकि प्रथम स्थान पर हमेशा की तरह स्वीडन ने बाजी मारी, और स्वीडन का मतलब आप समझ लीजिए कि मैं आपको ग्लोब में दिखाना शुरू करता हूं कि स्वीडन कहाँ है। इन्हें हम स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, और इसमें स्वीडन बीच में ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये इमली की आकृति में जो 3 लटके हुई इमलियां हैं, ये इन्हें हम नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नाम से जान रहे हैं। इसमें ये एडवांस कंट्री हैं और धनाढ़ भी कंट्री हैं। तो स्वीडन ने इस स्थान पर बाजी प्रथम प्राप्त की है, और अंतिम स्थान पर जिम्बाब्वे रहा। अब आपका आता है हाल में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में जल के द्वारा
जल की आपूर्ति नल के द्वारा की जाने वाला बना है, तो ये बना है पुदुचेरी। पुदुचेरी चौथा स्थान लिया पुदुचेरी ने, और यद्यपि प्रथम स्थान पर रहा गोवा, यानी यहाँ पर नल 100% हो गया कि नल के द्वारा पानी पहुंच रहा है अन्य जगह पर। और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से टूट कर बना है। और उसके बाद में आपका अंडमान निकोबार, अंडमान और पुदुचेरी। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत सरकार की यानी भारत सरकार ने जो जल का मिशन प्रत्येक ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का कौन सा वर्ष निर्धारित किया है, तो वो 2024 है, यानी 2024 तक जल को नल के द्वारा पहुंचाने की, स्वच्छ जल को पहुंचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 हेतु किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। 2020 से सम्मानित किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल यानी ACI का रॉड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है। अब जान लीजिए कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल और काउंसिल ने रॉड ऑफ एक्सीलेंस, यानी रॉड मतलब भूमिका, ऑफ मतलब काकी के, और एक्सीलेंस मतलब शानदारी, यानी शानदारी के लिए जो एयरपोर्टों पर निगरानी करता है वह है आपका एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल। इसने अपना एक अवार्ड चुना है, जो विश्व में जो भी देश शानदार काम कर रहे हैं या जिन भी देश के राज्य शानदार काम कर रहे हैं, अपने उपभोक्ता यानी अपने पैसेंजर का ध्यान रख रहे हैं, एयरपोर्ट की गुणवत्ता में उनकी विशेष भूमिका रही है, उन एयरपोर्टों को ये रॉड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। इसमें भारत का कोचीन का एयरपोर्ट शामिल किया गया है, और यह एयरपोर्ट केरल में है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर इस एयरपोर्ट में 100% बिजली का प्रयोग सोलर एनर्जी के द्वारा किया जाता है। अब ACI यानी एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल संचालकों की वैश्विक संस्था है, जिसमें उन एयरपोर्ट के लिए रॉड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड की स्थापना की गई है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्ता एवं सेवाएं दी हैं। कोचीन एयरपोर्ट 100% ऊर्जा पर आधारित है, यानी सोलर ऊर्जा पर। क्या आपको घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बंगलौर में स्थित है। बंगलौर में हम उसे IT सिटी के नाम से जानते हैं बंगलौर को। इसमें 100% सोलर एनर्जी का यूज होता है। और जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक बेस्ड एयरपोर्ट है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे का पुराना नाम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा देने वाला भारत का प्रथम एयरपोर्ट है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि एक साइड की सूची में एयरपोर्ट दे दिया और दूसरी साइड की सूची में उन एयरपोर्ट की अवस्थिति दिखा दी, और इनको मैच करने के लिए आपसे बोल दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम करेंगे, तो मैचिंग में हमको इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 4 एयरपोर्ट चर्चा में रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जिसमें रॉड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड कोचीन का एयरपोर्ट ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैन डेविड प्राइज इजराइल का पुरस्कार है, और यह गीता सेन को दिया गया है। अब क्वेश्चन बनता है आपका, वर्ल्ड फूड
प्राइज 2020 ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, यानी वर्ल्ड लेवल का, और इसमें 2.5 लाख की राशि दी जाती है। सबसे बड़ी खासियत, ये बड़ा अमाउंट है, $2.5 लाख, ना कि 2.5 लाख रुपए, $2.5 लाख की राशि दी जाती है। इंसानियत के लिए जो भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी आदमी को न्यूट्रिएंट युक्त भोजन मिल सके, वही तो भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और इसमें खाद्य समस्या के निदान में जो व्यक्ति अपना योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जिनका नाम रतन लाल है को दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेक्स्ट है अर्गल खदान। अर्गल खदान ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का मतलब फिर ग्लोब में इसकी स्थिति को हम समझते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखा दूं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, तस्मानिया जो है इसका भी मैं उल्लेख करूंगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इनके बीच में बास जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बास जल संधि है। ठीक है। अब इसके बाद में अब आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध खदान जो अर्गल खदान है, यह असल में गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में गुलाबी हीरे यहीं से ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था ग्लोब में, तो इनके बीच में बास जल संधि है। जल संधि क्या होती है? जो एक छोटे से संकीर्ण मार्ग को जल मार्ग के द्वारा आपस में दो मुल्कों को जोड़ना, वह जल संधि कहलाती है, यानी दो भूखंडों को जोड़ना। अब 2021 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित किया है? तो ये धारा है 142 को, यानी जो लोग कोविड से प्रभावित हो गए थे, जिनके रोजगार छिन गए हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी तक की परेशानी पैदा हो गई है, जो लोग मजदूरी करते थे पलायन करके अपने अपने स्व राज्य में वापस लौट आए हैं, स्व गांव में वो लोग चले गए, उनके पास में आधार नहीं है, तो उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने इनको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है। और रजिस्टर्ड करने के बाद इनको ये सरकार जो है आपको धारा 142 में का प्रयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को घटा दिया कि जिनके पास है ठीक है, नहीं है तो अभी उनको रजिस्टर्ड किया, और फिर बाद में जो नौकरी क्रिएट होंगे उनको वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ष 2020 हेतु संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? नेशनल गलत लग गया है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, किसके द्वारा किसको दिया गया? तो मॉरिशाना, ये गुआना के हैं, मॉरिशाना गुआना देश के हैं, और मैरियाना वार्डिनोयानिस जो है ये एक ग्रीस महिला है। आपको मोरिशाना और मैरियाना, मोरिशाना गुआना के हैं और मैरियाना एक महिला है जो ग्रीस की महिला है। अब आप इस अवार्ड को मानवता के लिए जो लोग काम करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जो लोग काम करते हैं, मानवता के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको दिया जाता है। और यह अवार्ड प्रत्येक 5 वर्ष बाद दिया जाता है। 2020 का अवार्ड ये 2021 में दिया गया है। 2020 हेतु आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 हेतु 92वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला?
बेस्ट फिल्म अवार्ड दक्षिणी कोरिया को मिला। दक्षिण कोरिया का फिल्म कौन सी थी? आप फिल्म के विषय में पूछ सकते हैं। फिल्म थी पैरासाइट। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 92वें ऑस्कर अवार्ड के लिए कि भारत ने किस फिल्म को अपने यहाँ से भेजा था? तो उस फिल्म का नाम था गली बॉय, जो बाद में फिल्म अवार्ड के लिए भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल स्टैटिक क्वेश्चन भी है, करंट भी इसमें शामिल है, इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बो करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है कि देश को संकट से निकालने के लिए राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी जाती हैं उन्हें हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के तहत 3 आपातकाल है। आर्टिकल 252, 256, वो 352, 356 और 360। अब इसमें यह हम देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में बताता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति हो जाती है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल संसद में 6 माह में अपनी अनुमति देना आवश्यक है। अनिश्चित काल के लिए लगा सकता है, लेकिन 6 महीने में संसद को अपनी अनुमति देना आवश्यक है। भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल का, यानी संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अब देखिए, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में बताता है कि इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति रहे, इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये आपातकाल 3 बार लगा। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के हमारी इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1975 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 माह के लिए लगाई गई थी। और इसमें 21 माह के लिए लगाई गई थी। इन इमरजेंसी के 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब देश को राष्ट्रीय संकट से निकालने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को जो शक्तियां दी जाती हैं उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसका प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल हमने राष्ट्रीय आपातकाल को लिया है तो ये लिया है जर्मनी के संविधान से। 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह नाम का राष्ट्रीय सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया है संसद में। अब इसको ये 44वां संविधान संशोधन था, 1978 में सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। संसद की अनुमति 352 यानी बाहरी आक्रमण या युद्ध के उपलक्ष्य में हम इसको संसद की अनुमति जो है 1 माह के भीतर लेना आवश्यक है। और आर्टिकल जब राज्य संवैधानिक कार्यों को सही तरीके से नहीं निभा पाता तो वहां पर आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। 2 महीने के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश पे कभी भी ईश्वर की अनुकंपा रहे, वित्तीय आपातकाल कभी न लगे। और ऐसे में 1 माह के भीतर वित्तीय आपातकाल के लिए संसद से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। यहां तक मैंने आज अपने जान लो
श्रृंखला पार्ट 3 के अंतर्गत आपको बताने की चेष्टा की थी। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरे को तो पूर्ण भरोसा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं रहेगा कि बहुतायत मात्रा में हमारे इस चैनल से आपको प्राप्त ना हो। इसके लिए हम अपार संभावनाओं से भरे हुए क्वेश्चंस को आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। आप से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें दूर दराज बैठे लोगों तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं राजीव शर्मा कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।